राधे राधे भाई सभी को। इंडियन मैपिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इस क्लास में उड़ीसा के बारे में जानेंगे, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानेंगे और उसके कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, है ना। इंडियन मैपिंग का ये अपना सीरीज़ चल रहा है जिसमें अपन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों के बारे में बात कर चुके हैं। और आज ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसमें हम जानेंगे उड़ीसा के बारे में। ठीक है, तो पेटी पैक होकर बैठ जाइए और ध्यान से सुनते चलिए। देखो, यदि मैं इसके जोग्राफिकल कंडीशन की बात करूं इसकी, तो देखो इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है ना, यानी कि ये एक तटीय इलाका है। ठीक है, इसके उत्तर की साइड में क्या है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उसके साइड में इधर फिर उसकी किसकी झारखंड की सीमा लगती है, किसकी झारखंड की सीमा लगती है। इसके पश्चिम में इसकी छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, किससे, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। और इसके दक्षिण में इसकी आंध्र प्रदेश से, किससे, आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, किससे, आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई एक तरफ तो इसके बॉर्डर बॉडी है, बे ऑफ बंगाल है, एक पश्चिमी बंगाल से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। इन राज्यों से इसकी सीमाएँ लगती हैं। ठीक है, अब इस उड़ीसा के अंतर्गत दरअसल ये एक प्लेटू रीजन है ना, और इसके जो ये पूर्वी हिस्सा है, इससे पूर्वी घाट होकर जा रहा है। तो इसके इसी पूर्वी घाट वाले हिस्से पर एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जिसका क्या नाम है, महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी, है ना, क्या नाम है, महेंद्रगिरी। बहुत फेमस पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखनी है। ये कई बार पूछी जाती है, भाई महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, इसकी एक प्रमुख नदी है और उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है महानदी। छत्तीसगढ़ से होती हुई वह उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में इस तरीके से प्रवेश करती हुई वह इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्या नाम है इस नदी का, इस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी है, ये महानदी है ना। एक पहले इसको मतलब उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी का। पहले इस पर कोई डैम नहीं था, तो बहुत ज़्यादा जब इसमें पानी की आवक हो जाती थी मानसून के समय, तो बाढ़ का कारण बनती थी। इसलिए बाद में क्या किया कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक डैम बना दिया गया। कौन सा, हीराकुंड डैम। क्या नाम है, हीराकुंड डैम। अच्छा, जब हीराकुंड डैम की बात आती है तो आपको इकोनॉमिक्स की जो पंचवर्षीय योजना है और उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो भी ध्यान आती है, क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी कृषि पर आधारित थी। बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई, 3 बहुउद्देशीय परियोजना थी। एक तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर जो पंजाब में, एक दामोदर घाटी परियोजना जो पश्चिम बंगाल के लिए बनाई गई, और एक थी आपकी हीराकुंड परियोजना जो किस पर, महानदी पर बनाई गई थी, है ना। तो ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। और इस महानदी के मुहाने पर एक शहर है जिसका क्या नाम है, पारादीप। क्या नाम है, पारादीप। क्या शहर है, क्या नाम है शहर का, पारादीप। पारादीप दरअसल ये जो उड़ीसा राज्य है, उस उड़ीसा राज्य का ये प्रमुख एक बंदरगाह है ना। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और उनमें से एक किसका नाम आता है, पारादीप का आता है। किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे। इतनी सी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके यदि मैं प्रमुख शहरों की बात करूं, तो देखो इस महानदी के इधर की साइड, आपके उत्तर की साइड देखोगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा। कौन सा, राउरकेला। कौन सा मिलेगा, राउरकेला। क्या मिलेगा, राउरकेला। अब ये जो राउरकेला है किस लिए फेमस है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग। किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग। अब देखो ये जो लौह इस्पात उद्योग है ना, लौह इस्पात उद्योग मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। और जो राउरकेला है, जब हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना कितने उद्योगों पर आधारित थी। 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। एक भिलाई कारखाना था जो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया, एक दुर्गापुरा लौह इस्पात उद्योग था जो पश्चिम बंगाल में, और एक आपके राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग था वो कहाँ पर स्थापित किया है, उड़ीसा में किया गया था। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित किया था, है ना। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में, यानी कि राउरकेला किस लिए फेमस है, औद्योगिक रीजन है। ठीक है, अच्छा, इसके यहाँ पर पास में ऊपर ही ऊपर एक शहर, क्या नाम है, चांदीपुर। क्या नाम है, चांदीपुर। क्या नाम है, चांदीपुर। और उसी के इस थोड़ा एक टापू है, उसका क्या नाम है, एक द्वीप है, आइलैंड है जिसका क्या नाम है, व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप, है ना। अब देखो ये जो चांदीपुर है और ये जो व्हीलर है, ये दोनों ही
परीक्षण के लिए जाने जाते हैं, रॉकेट परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो सेना होती है वह अपने जो मिसाइलें हैं उनकी टेस्टिंग के लिए वो का चांदीपुर या व्हीलर द्वीप इनका उपयोग करती है। तो मिसाइल टेस्ट के लिए कौन कौन से शहर काम में ले जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो चांदीपुर है, एक व्हीलर द्वीप है। इस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया और इसको हम किस नाम से जानते हैं? कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। किसके? कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। कलाम द्वीप है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। इसके अंदर की साइड आप एक शहर और देखोगे, कौन सा? उसका नाम है भीतरकनिका। क्या नाम है? भीतरकनिका। क्या नाम है उस शहर का? भीतरकनिका। अब ये जो भीतरकनिका जो शहर है, ये जो दरअसल एक मतलब कि कुछ पानी का सा हिस्सा है, जैसे झील टाइप होती है ना, उस तरीके से। अब यहाँ पर जैसे ही जो कछुए हैं, जो समुद्र के जितने भी कछुए हैं, वो प्रजनन के लिए, वो अंडे देने के लिए वो कहाँ पर आते हैं? भीतरकनिका में आते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए फेमस है कि जो भाई कछुए हैं वो अपने अंडे देने के लिए कहाँ पर आते हैं? भीतरकनिका में आते हैं। जब उनका जो प्रजनन का टाइम होता है, जब वो एक फिक्स टाइम में आते हैं, तो वो कहाँ पर आते हैं? भीतरकनिका में आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको एक शहर और मिलेगा यहाँ पर, कौन सा? कटक। क्या नाम है? कटक, है ना। कटक से अटक तक, कटक, अटक से कटक तक ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो जो कटक वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में, और वो यहाँ पर है। ये जो महानदी है इसके जस्ट ऊपर मिलेगा आपको कटक। कटक देखो 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। किस लिए? एक तो यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है। कहाँ पर है? कटक में है ना। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बात करूँ कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है, तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और यदि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पर है? कटक में है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कटक में हुआ, है ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है। इसके बाद यदि अपन और बात करें तो ये पारादीप बंदरगाह हो गया, प्रमुख बंदरगाह है। इस महानदी के नीचे एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा? भुवनेश्वर। कौन सा? भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। शहर की लोकेशन कहाँ है? शहर की लोकेशन यहाँ पर महानदी नदी के नीचे। क्या नाम है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इस उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर, है ना। देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि जो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो भुवनेश्वर में नहीं है। कहाँ पर है? वो कटक में है। जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जयपुर, उसकी राजधानी में नहीं है। कहाँ पर है? जोधपुर में। जयपुर में तो उसकी एक पीठ है। जैसे कि अपन बात करते हैं भाई असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन दिसपुर में हाई कोर्ट नहीं है उसका। कहाँ पर है? गुवाहाटी में उसका हाई कोर्ट, है ना। उसी तरीके से जो उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर है, लेकिन भुवनेश्वर में हाई कोर्ट नहीं है। कहाँ पर है? कटक में उसका, है ना, हाई कोर्ट। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, उसके बाद यदि मैं और शहर की बात करूँ तो यहाँ पर एक शहर और मिलेगा आपको, कौन सा? उसका क्या नाम है? कोणार्क। क्या नाम है? कोणार्क। क्या नाम है शहर का? कोणार्क, है ना। अब कोणार्क किस लिए फेमस है ये आप सबको पता है। कोणार्क अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस है ना। कोणार्क किसके लिए फेमस है? सूर्य मंदिरों के लिए फेमस है। कोणार्क किस लिए फेमस है? सूर्य मंदिरों के लिए फेमस है ना। और ये 100% सौर ऊर्जा से चालित, ये सौर ऊर्जा से चालित शहर है ना। सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरीके से ये जो मंदिर है ये पूरी इस तरीके से डेवलप किया गया है इनको, है ना। अब यदि बात करें मैं किसने स्थापना की सूर्य मंदिरों की, तो जो गंग वंश है, उस गंग वंश के एक राजा हुए थे। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन। उन्होंने इन जो सूर्य मंदिर है इनकी स्थापना की थी। दूसरा नाम भी है ब्लैक पैगोडा के नाम से इनको जानते हैं। और जब भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर भी जो सूर्य मंदिर है इनकी छवि दिखाई देती है ना। जो भारत मंडपम जो इमारत है उसमें जब जो हमारे अतिथि थे उनका जब वेलकम किया गया था तो वहाँ पर भी इसकी प्रतियों को, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो तस्वीर है उसको दिखाया गया था। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। इस कोणार्क के नीचे एक और शहर है जिसका क्या नाम है? पुरी। क्या नाम है? पुरी, है ना। अब पुरी किस लिए आपको ये सबको पता है भाई? जगन्नाथपुरी, है ना। जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ पर है? पुरी में। कहाँ पर है? पुरी में।
अब देखो जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की यात्रा है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। हिंदू धर्म में एक पवित्र यात्रा के रूप में इसको माना जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो जो जगन्नाथपुरी की यात्रा है, दरअसल इसमें 3 रथ होते हैं। एक तो होता है जगन्नाथ जी का, एक होता है उनकी बहन सुभद्रा का, और एक होता है उनके भाई बलराम का, है ना। ये 3 रथ होते हैं। बीच में सुभद्रा का जो रथ है वो होता है। अब इन रथों को ये जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उससे खींचकर ये जो कृष्ण भगवान की जो मौसी थी ना, उनके पास इनको लेके जाते हैं ना। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसमें। अब जो भी व्यक्ति जो इन रथों को खींचने में हेल्प करता है, जो मदद करता है, जो पार्टिसिपेशन करता है, उसको वो अब इस एक तरीके से पुण्य समझता है इसको, है ना। अब जैसे जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वह भाई लाल और पीले रंग से रंगा होता है। जो बलराम जी का है वह लाल और हरे रंग से रंगा होता है। सुभद्रा जी का जो रथ है वह लाल और काले रंग से रंगा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख एक हिंदू धर्म का प्रमुख एक त्यौहार है, कौन सा? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है वो, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। इसके अलावा और जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर एक शहर है, कौन सा? तालचर। क्या नाम है? तालचर। तालचर क्या नाम है? तालचर। अब ये तालचर किस लिए फेमस है? यहाँ दरअसल यहाँ पर जो D2O है ना, जो भारी जल होता है, उसका निर्माण किया जाता है। अब ये देखो D2O क्या होता है? एक तो होता है H2O। कौन सा होता है? H2O। H2O आप सबको पता है, जैसे हम पीने के लिए जो पानी यूज में लेते हैं, कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज में लेते हैं, वो H2O है ना, सामान्य जल जिसे हम कहते हैं। D2O क्या है? ये भारी जल है, ड्यूटीरियम जिसे हम, है ना, जो हाइड्रोजन का ये जो समस्थानिक है दूसरा, कौन सा? ड्यूटीरियम। वो ड्यूटीरियम इसमें जुड़ा हुआ होता है। और ये जो होता है ये भारी जल होता है ना, हैवी होता है। जब यदि 6000 आप पार्टिकलों में से, जल के पार्टिकलों में से कोई एक पार्टिकल किसका मिलता है? D2O का मिलता है। अब ये D2O किस काम में आता है? दरअसल जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उनमें D2O का काम आता है। वहाँ वो एक मंदक के रूप में जो D2O है उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए D2O का जो, और इसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तालचर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तालचर में किया जाता है। इस जो उड़ीसा है इसके बीचों बीच एक शहर मिलेगा, कौन सा? आपका कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। हालांकि देखो जब अपन इतिहास पढ़ते हैं ना, और वहाँ जब हम कलिंग का नाम सुनते हैं, तो दरअसल ये जो पूरा उड़ीसा वाला क्षेत्र है पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक यदि इसकी पृष्ठभूमि देखें तो कलिंग पूरे उड़ीसा को ही बुलाया जाता है। आज वर्तमान में एक कलिंग एक शहर है ना, और ये कहाँ? उड़ीसा के बीचों बीच आपको मिल जाएगा। तो ये इसके प्रमुख शहर थे, है ना। इसके बाद जैसे अपन बात करेंगे भाई, यहाँ पर इसके ऊपर एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, उनके बारे में अलग लेक्चर में बात कर लेंगे अपन। नेशनल पार्क कौन कौन से प्रमुख हैं। तो ये जो शहर हैं प्रमुख कलिंग हो गया, यहाँ पर राउरकेला हो गया, तलचर, चांदीपुर, व्हीलर, भीतरकनिका, कटक, पारादीप, कोणार्कपुरी, है ना। तो ये प्रमुख इसके शहर हैं। तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी, है ना। और आज उड़ीसा के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।